वेलकम टू मेक श्योर। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर को। तो इसमें पहले हम देख चुके हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण वर्गीकरण फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को कितने रूप में क्लासिफाइड किया गया था? 5 रूप में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और पीईसी। इन सभी चीज़ों को हम देख चुके हैं। सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में, सॉलिड का कन्वर्जन गैस में, गैस का कन्वर्जन सॉलिड में, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में और गैस का कन्वर्जन लिक्विड में, गैस का प्लाज्मा में और प्लाज्मा का गैस में। इतने का हम इंटर कन्वर्जन देख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए, कुछ टॉपिक केमिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं जो यूजफुल है स्टेट्स ऑफ मैटर्स को पढ़ने के लिए। कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं। उन्हीं पॉइंट्स में एक पॉइंट है डिफ्यूजन। इसको हिंदी में कहते हैं विसरण। डिफ्यूजन समझिए। डिफ्यूजन को हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। आप एक ग्लास में पानी ले लीजिए और उसमें स्याही का 10 बूंद डाल दीजिए। स्याही के 10 बूंद को डालने पर आप पाएंगे कि स्याही अपने आप पानी में घुल जाती है। आप वाटर में यदि इंक को लेते हैं तो इंक अपने आप उसमें घुल जाती है और इसी अपने आप घुलने की क्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। इसका मतलब हुआ दो या दो से अधिक, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः मिलना, अपने आप घुलना, स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता। देखिए, पानी में हम बालू को डाल देते हैं तो बालू पानी में स्वतः नहीं घुलता है, तो वो प्रोसेस डिफ्यूजन नहीं है। लेकिन पानी में इंक को डालते हैं तो वह स्वतः घुल जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर substance by its own। more substance or particles by its own। ठीक है, डिफ्यूजन समझ गए। इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं? स्याही का स्याही का पानी में मिलना, पानी में घुलना का एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। देखिए, डिफ्यूजन का जो विसरण है, विसरण या डिफ्यूजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन तो ब्रैकेट में रेट ऑफ डिफ्यूजन दो चीज में कंपेयर करते हैं।
लिक्विड में और सॉलिड में। जब सॉलिड और लिक्विड में के बीच में कंपेयर करके देखते हैं किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन कहने का सीधा मतलब है कि दो पार्टिकल के बीच में जितना ज़्यादा दूरी होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। इसका मतलब सॉलिड और लिक्विड में पहले हम बता चुके हैं कि पार्टिकल में किस में ज़्यादा दूरी होता है, लिक्विड में ज़्यादा दूरी होता है, जिसके कारण रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होगा लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूजन, सॉलिड में कम होगा। क्यों होगा ज़्यादा? बिकॉज दो पार्टिकल के बीच की दूरी अधिक होती है, अधिक ठीक है। एक पॉइंट को याद रखिए इसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों क्या होती है, तीनों डिफ्यूज होती है किसमें, लिक्विड में, डिफ्यूज इनटू लिक्विड, डिफ्यूज इनटू लिक्विड। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में ऑब्वियस से इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को आगे बढ़ के। एक है फ्यूजन। ये सभी पॉइंट आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन कुछ नहीं है, ये प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग है। मतलब मेल्टिंग करने का जो प्रोसेस है वही क्या है, फ्यूजन है। पुराने समय में मेल्टिंग को फ्यूजन पहले कहा जाता था। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ, देखिए सॉलिड का ठोस जब द्रव में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग, कन्वर्ट हो जाए। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या परिवर्तित हो जाए, सॉलिड जब लिक्विड में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिवर्तन। कहते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए परिवर्तन। जब सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक दो टर्म और जान लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो हिंदी में कहते हैं क्वथनांक, क्वथनांक। क्वथनांक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब, जैसे ही आपको बॉइलिंग कहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पानी का उबलना, पानी का उबलना। लेकिन पानी का उबलना किस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे पानी उबल रहा है और कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और लिक्विड वाटर जो उबलता है वो नॉर्मल प्रेशर पे उबलता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर नॉर्मल प्रेशर पे कितना होता है, ऑफ वाटर नॉर्मल प्रेशर पे कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर नॉर्मल प्रेशर पे कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या कहते हैं, इज बॉइलिंग पॉइंट, इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं क्वथनांक।
जिस तापमान पर जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है, जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है, और जिस तापमान और वायुमंडलीय दाब, ऐसा मंडलीय वायु, अच्छा से लिख लेते हैं, वायु मंडलीय दाब, जिस तापमान और वायुमंडलीय दाब पर उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल क्लासिफिकेशन। रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थों का, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, मैटर को क्लासिफाइड करते हैं तो मैटर का क्लासिफिकेशन दो रूप में होता है। सबसे पहले तो एक शुद्ध रूप में, एक अशुद्ध रूप में। अशुद्ध रूप करने का मतलब है कि अशुद्ध रूप करने का मतलब है कि वो कुछ मिला हुआ हो, दो तीन चीज से मिला हुआ, तो उसको कहते हैं मिश्रण। तो हो गया एक शुद्ध रूप। और मैटर के शुद्ध रूप को हम क्या बताए थे? मैटर के शुद्ध रूप को कहते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस। और मैटर के को मिला के बनाया गया, दो तीन आइटम उसमें मिले हैं, दो तीन पार्टिकल्स मिल के बने हैं, तो उसे कहते हैं मिश्रण। तो इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर, और हिंदी में कहते हैं मिश्रण। और सब्सटेंस के मैटर के शुद्ध रूप को सब्सटेंस कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं पदार्थ। अब इसके क्लासिफिकेशन को आगे चल के देखते हैं। दोनों के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। दोनों के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। यहाँ पे सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन को पहले हम देखते हैं। देखिए, सब्सटेंस जो है, पदार्थ जो है, पदार्थ मेनली टू टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। सब्सटेंस जो है टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप इसका होता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। एंड सेकेंड टाइप होता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स। देखिए, कंपाउंड्स का फिर आगे जाके वर्गीकरण किया गया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के रूप में। कंपाउंड्स का वर्गीकरण किया गया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के रूप में। अच्छा, कंपाउंड का हिंदी मतलब हो गया यौगिक। यौगिक हिंदी में कहा गया यौगिक। और ऑर्गेनिक को हिंदी में कहा गया कार्बनिक। कार्बनिक। और इसको कहा गया अकार्बनिक। आगे चल के हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले इसका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। एलिमेंट्स को कहा गया हिंदी में तत्व। एलिमेंट्स क्लासिफाइड किए गए तीन तरीके से। पहला तो मेटल,
दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड, मेटलॉइड। मेटलॉइड का हिंदी होता उपधातु, उपधातु। नॉन मेटल का अधातु, मेटल का धातु। चलिए अब इसको पढ़ते हैं आगे चल के। पहला सब्सटेंस का किया गया, सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन देख लिए। दूसरा किया गया था केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का मिक्सचर के रूप में। मिक्सचर को देखते हैं। मिक्सचर दो तरह से क्लासिफाइड किया गया, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस मिक्सचर, समांगी और विषमांगी मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस और हेट्रोजीनस के रूप में। विषमांगी, समांगी, समांगी मिश्रण। तो ये मिक्सचर, हाँ लिख दीजिए मिक्सचर, हाँ मिश्रण। बाकी यदि आप इतना तो समझ ही सकते हैं। हम दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जब आप इस सिलेबस को ख़त्म करेंगे, जब मेक श्योर में आप पूरा पढ़ लेंगे पूरे सब्जेक्ट को, तो आपको पता चलेगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आ रहा है। तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन को अटेंड करना आसान हो जाएगा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं। तब देखते हैं इसे, होमोजीनस मिक्सचर। स्टार्ट करते हैं होमोजीनस मिक्सचर। हर पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी समझा तो हम देंगे। होमोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को फर्दर क्लासिफाइड किया गया तीन भाग में। तो होमोजीनस मिक्सचर को ही कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। ट्रू, ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक विलयन। देखिए सॉल्यूशन को फिर फर्दर तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तो इसको होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन, कितने तरह से क्लासिफाइड किया गया? तीन तरीके से। अभी मेनली क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इसलिए डिटेल में, बाद में हर टर्म को हम डिटेल में समझेंगे। सॉल्यूशन, पहला सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड ठोस, द्रव सॉल्यूशन, द्रव विलयन, तो इससे लिक्विड, गैसेस, गैसीय इसको कहेंगे, हाँ द्रव, चलिए ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं हेट्रोजीनस का, हेट्रोजीनस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण से फर्दर क्लासिफाइड किया गया दो तरह से। एक तो हो गया इसका कोलाइड, कोलॉइड, और दूसरा हो गया सस्पेंशन, सस्पेंशन। सस्पेंशन को हिंदी में कहते हैं निलंबन, निलंबन। कोलाइड को कहते हैं कलील, कलील। या इसको या कोलाइड भी कहा जा सकता है, हिंदी में भी कोलाइड कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। देख, तो अब समझते हैं
ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का हिंदी मतलब होता है तत्व। तत्व को समझाते हैं। सबसे पहले इसे समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा जब हम लिखवाएंगे। तो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का नाम जो दिया था, सबसे पहले इसे एलिमेंट्स कहा था रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल ने कहा था कि ये एलिमेंट्स है, लेकिन एलिमेंट्स को उन्होंने डिफाइन नहीं किया था। रॉबर्ट बॉयल 1661 ईस्वी में कुछ कह दिया कि ये एलिमेंट्स है, लेकिन एलिमेंट्स को डिफाइन नहीं किया। तभी एंट्री होती है एंटोइन लिवोसियर की, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो उन्होंने एलिमेंट्स को डिफाइन किया। एलिमेंट्स को विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब एलिमेंट्स जो है पदार्थ का वह रूप है जिसे बांटा नहीं जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which can't be break down into simpler substance by physical and chemical means। एलिमेंट्स को या तो अभौतिक या तो रासायनिक किसी भी विधि से आप उसे बांट नहीं कर सकते हैं या विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो उसे लिखते हैं, देखते हैं। एलिमेंट्स को डिफाइन किया था, सबसे पहले टर्म दिया था किसने? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल कब दिए थे टर्म? 1661 ईस्वी में। और इसका डिफाइन किए थे, डिफिनेशन, डिफिनेशन डिफिनेशन गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? एंटोइन लेवोसियर। एंटोइन लेवोसियर डिफिनेशन दिए थे। का डिफिनेशन देखते हैं क्या दिए थे। दिए थे, इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be, which cannot be break down into simpler substance by physical, chemical process, प्रोसेस। हिंदी में भी इसे लिख लेते हैं। तत्व को डिफाइन किया गया। तत्व क्या है? पदार्थ का वह रूप, पदार्थ, द्रव्य बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे? द्रव्य। पदार्थ तो शुद्ध रूप हो जाता है। द्रव्य जो विभाजित नहीं किए जा सकते, ये जा सकते, तो क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ये एंटोइन लेवोसियर दिए थे। तत्व को आगे जानते हैं। तत्व क्या है? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट से का जो विभाजित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है? ये फंडामेंटल मैटर, फंडामेंटल मैटर। फंडामेंटल मैटर कहने का सीधा सीधी मतलब है कि जो सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं से बना हो। ये क्या रहता है? तत्व क्या है? एक ही तरह का, एक ही तरह के परमाणु से बना है।
अब देखिए समझिए इसे, एक ही तरह के परमाणु से बना है, क्या मतलब? मतलब दो तरह के एटम से ये नहीं बना होता। तत्व जो हमेशा होता है एक ही तरह के एटम से बना हुआ होता है। तो इससे क्या किया जा सकता है, यदि दो तरह से बना हुआ रहता तत्व तो उसे तोड़ा जा सकता था। और ये क्या है, एक ही तरह के परमाणु से बना हुआ है, इसलिए ये ब्रेक डाउन नहीं होता। इसीलिए एंटोइन लिवोसियर ने इसे डिफाइन किया कि इट कांट बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। चलिए, एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं, परमाणु को कह देते हैं एटम। ठीक। एलिमेंट को, एलिमेंट तीन रूप में होते हैं, एक तो होते हैं सॉलिड में, एक लिक्विड में, और तीसरे होते हैं गैस फॉर्म में। तो एलिमेंट को सॉलिड में, सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं। सॉलिड का एग्जांपल है, जैसे आयरन को आप देख रहे हैं, लोहा देख रहे हैं, गोल्ड देख रहे हैं, ये सॉलिड है। गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी कह सकते हैं, जितने भी तरह के गैस हैं वो सभी क्या है, एलिमेंट्स हैं। और लिक्विड में ब्रोमीन, ब्रोमीन, मरकरी, मरकरी, ये सभी क्या है, इनका एग्जाम्पल है। ये तीन रूप में पाए जाते हैं एलिमेंट, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। देखिए टोटल एलिमेंट जो पाया गया है अभी तक रिसर्च में, टोटल 118 एलिमेंट पाया गया है। तो एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तत्व कितने है, 118 तत्व। तत्व कितने हैं, अभी तक 118 तत्व पाए गए हैं। 118 तत्वों में 98 नेचुरली पाए गए हैं और 20 मानव के द्वारा निर्मित है। ये क्या है, मानव निर्मित, मानव निर्मित, ये नेचुरली है। देखिए कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा 94 और 24। 94 24, यदि 20 या 98 ऑप्शन में नहीं है तो आप 94 24 मान के आइएगा। लेकिन 94 24 अभी का करेंट डाटा जो है 98 और 20 है। ठीक, यदि कहीं भी ऑप्शन में आता है 94 24, 94 24 मार के आइएगा। अब देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। इसे हम पहले ही बता चुके हैं। अब समझिए एलिमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें। एलिमेंट्स का जितना भी परमाणु है, जो भी परमाणु है, उनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज सिमिलर होता है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सिमिलर। न्यूक्लियर चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सिमिलर होता है। अब इस एलिमेंट्स को जो है ना 118 एलिमेंट्स, इसे पीरियोडिक टेबल में सजाया गया है। पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं पीटी, पीरियोडिक टेबल भी है, पीरियोडिक टेबल। चलिए ठीक है, आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल को आवर्त सारणी में सजाया गया है। सबसे मेनली बनाए थे आवर्त सारणी को, तो मेनली बनाए थे जो आवर्त सारणी को, उसमें जो एलिमेंट्स है उसे एटॉमिक नंबर के अनुसार सजाया गया था। तो उसी के अनुसार अभी हम हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, करंट पीरियोडिक टेबल, उसमें सजाया गया है। जो पीरियोडिक टेबल है उसके लिए हम अलग से एक लेक्चर लेंगे, उसमें आपको पीरियोडिक टेबल के पूरे डिटेल से उसे बताया जाएगा। तो पहले सिर्फ आप इसमें ये जानिए, एलिमेंट्स को सजाया गया है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के अनुसार, एटॉमिक नंबर, नंबर, परमाणु क्रमांक के अनुसार, परमाणु क्रमांक,
एटॉमिक नंबर के अनुसार सजाया गया है। ये एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल जो है, सबसे पहले इसका पीरियोडिक टेबल डमित्री मेंडलीफ डेमेट्री मेंडलीफ दिए थे पीरियोडिक टेबल। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अनुसार सजाया था। उसी के अनुसार मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है अभी उसको सजाया गया है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। डेमेट्री मेंडलीफ जो थे रशियन साइंटिस्ट थे। रशियन साइंटिस्ट, रूसी वैज्ञानिक थे। कौन थे? रूसी। देखिए, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सभी चीज़ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता हो, तो आप भी उसके अनुसार मेहनत कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कंपाउंड के बारे में और उससे आगे बढ़ के अन्य चीज़ों के बारे में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। इसके लिए मेक श्योर की टीम हमेशा लगी हुई है कि आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। एक भी